हमारा आदमी जातियों में बटा है, जातियों को मजबूत कर रहा है। और जब वो बोर्ड लगाता है कहीं पर दी ग्रेड चमार, यहीं से समझ लेना वो पूरे समाज का बर्बाद कर रहा है। जातियों को मजबूत क्यों कर रहे हो? जाति पे गर्व करने की बात क्यों कर रहे हो? दी ग्रेड चमार क्यों लिख रहे हो? हम चमार नहीं है। अपना इतिहास पढ़ो तो पता लगेगा, हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। लेकिन म्यांमार से ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। अपना जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना सकती कि हमारे पूर्वज किसी जातियों में बटे नहीं थे। हमारे पूर्वज बौद्ध थे, इस देश के राजा थे, हम हुक्मरान थे, हम हुक्मरान बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक संकल्प लेना होगा, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। मेरे समाज का सारे हक मारी हो रही है, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। पढ़ाई महंगी करके पढ़ाई शिक्षा छीन ली और सब कुछ बेचकर हमारी नौकरी छीन ली। अब हमारे पास बचा क्या है? ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बिना वजह अपने 5 में से 4 बच्चे और जवान पत्नी को हमारे लिए खो दिया। हम तो निकम्मे और नकारा औलाद निकले कि हम वो भी बचा कर नहीं रख पाए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कुर्बानी देकर हमें देकर गए थे। हमारी आज समस्या क्या है? महंगाई हमारी समस्या है, बेरोजगारी हमारी समस्या है। लेकिन हम इस समस्या से निजात कैसे पाएं? इसका रास्ता क्या है? रास्ता यह भाषण देने से तो निकलने वाला है नहीं। रास्ता सत्ता से निकलता है, सरकारों से निकलता है। और वो सरकारें 5 साल के अंदर एक बार वोट मांगने के लिए आपके पास आती है। और हमारा समाज, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारा समाज कभी किसी पार्टी का, कभी किसी पार्टी का वोट बैंक बन जाता है। हमें वोट बैंक नहीं बनना चाहिए। हमें सरकारों के सामने अपने समाज के द्वारा एक घोषणा पत्र बनाकर वो रख देना चाहिए कि हमारे लोग उन लोगों के साथ वोट देंगे जो हमारे साथ एग्रीमेंट करें रिटर्न में। ये हमारे समाज के मुद्दे हैं। जो सरकारें हमारे बच्चों को फ्री पढ़ाने का, चाहे कितना भी बच्चा पढ़ना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, या वकील बनना चाहे, जज बनना चाहे, वो जितना भी पढ़ना चाहता है, उसकी पढ़ाई की खर्चे की चिंता माँ बाप को नहीं होनी चाहिए। उसके पढ़ाई का खर्चा सरकारें उठाए। माँ बाप को ये चिंता क्यों हो? किसी को ये चिंता क्यों हो कि किसी को कैंसर की बीमारी हो गई, अब उसको इलाज में लाखों रुपए चाहिए, वो कहां से आएगा? इलाज के अभाव में वो मर जाएगा। फिर सरकारें किस लिए हैं? आप रोजगार तो नहीं दे पा रहे, हम रोजगार की बात ही नहीं कर रहे, वो तो हम खुद पैदा कर लेंगे। लेकिन कम से कम हमारे पढ़ाई का और इलाज का खर्चा तो उठा लो। क्या हम इस तरह का कोई घोषणा पत्र नहीं बना सकते? जो सरकार को वोट दे रहे हैं, पार्टियों को वोट दे रहे हैं, तो कम से कम रिटर्न एग्रीमेंट कर लो। कोई भी बाहर से विदेशी कंपनी आती है, भारत में इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो सरकार के साथ एग्रीमेंट करती है। सरकार एग्रीमेंट से बंध जाती है तो भैया ये बताओ, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बाहर से आकर, मल्टीनेशनल कंपनी, तो सरकार के साथ रिटर्न एग्रीमेंट करके सरकार को बांध लेते हैं। तो हम लोग जब अपना वोट दे रहे हैं तो फिर वोट देते वक्त हम भी एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 5 साल के लिए सत्ता किसी के हाथ में सौंप रहे हैं, तो क्या इन्वेस्टमेंट नहीं है? ईमानदारी से बताइए, क्या ये इन्वेस्टमेंट नहीं है? हम 5 साल के लिए सत्ता किसी के हाथ में सौंप रहे हैं और ऐसे ही सौंप रहे हैं, बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना अपने मुद्दों के। वो चाहे तो पूरा करे, चाहे तो ना करे। वो चाहे तो हमारे सारे अधिकार खत्म कर दे, चाहे तो वो धारा 144 लगा के हमारा जो फंडामेंटल राइट है धरने प्रदर्शन करने का, सरकार के सामने अपनी आवाज उठाने का, अपने मुद्दों के लिए लड़ने का, तो धारा 144 लगाकर वो हमारे धरने प्रदर्शन पे भी बैन लगा दे। आपने देखा होगा पिछले दिनों सब जगह बैन लगा दिया। भाई किसी लिए? कम से कम एक बात ध्यान रखो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाने का अधिकार तो रखती है, लेकिन वो कोई भी कानून ऐसा नहीं बना सकती जो भारत के संविधान को ही ओवररूल कर दे। ऐसा कानून बनाने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेकों जजमेंट हैं कि सरकारें कानून तो बना सकती हैं। वो आर्टिकल 368 में संविधान में कुछ संशोधन भी कर सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो। जैसे आपका फंडामेंटल राइट वो मूल भावना है, जैसे भारत के संविधान की प्रियम्बल वो मूल भावना है, उसको बदला नहीं जा सकता। तो ये जो आपका फंडामेंटल राइट है सरकारों के सामने अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन करने का, इसको छीना नहीं जा सकता। ये धारा 144 लगा के छीन लेते हैं। तो भाई सरकारों को ये ताकत किसने दी है? सरकार को चुनता कौन है? सरकार को तो आप और हम जनता चुनती है ना। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसके हाथ में 5 साल के लिए सत्ता चलाने की बागडोर सौंप रहे हैं। ऐसे लोगों से कम ये भी तो तय कर लो कि हम इस शर्त पे आपको वोट देंगे, हमारे ये मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर क्या आप रिटर्न में एफिडेविट देने को तैयार हो? आजकल तो गारंटी दी जा रही है, ये फलाने की गारंटी है, ढिकले की गारंटी। गारंटी देने वाले बता तो दें कि जो पिछली गारंटी दी थी उसका क्या हुआ? पिछली गारंटी खत्म, नई गारंटी चालू। अब ये चालाकी चलने वाली नहीं है। मैं किसी पार्टी के लिए वोट डालने की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये करूं मेरे समाज के हक अधिकार की लड़ाई कौन लड़ेगा?
मेरे समाज का सारे हक मारी हो रही है, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। पढ़ाई महंगी करके पढ़ाई शिक्षा छीन ली और सब कुछ बेचकर हमारी नौकरी छीन ली। अब हमारे पास बचा क्या है? ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बिना वजह अपने 5 में से 4 बच्चे और जवान पत्नी को हमारे लिए खो दिया। हम तो निकम्मे और नाकारा औलाद निकले कि हम वो भी बचा कर नहीं रख पाए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कुर्बानी देकर हमें देकर गए थे। जो वो देकर गए थे पिछले 75 सालों में, उसमें से 75% छिन गया। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए, अकेले लड़े थे चंद साथियों के साथ, लेकिन जो वो देकर गए हम सब मिलकर भी उसे बचा कर नहीं रख पाए और 75 सालों में 75% छिन गया। जो 25% बचा है आने वाले 10, 15, 20 सालों में वो भी छिन जाने वाला है, क्योंकि हमारा आदमी जागरूक नहीं है। हमारा आदमी जातियों में बटा है, जातियों को मजबूत कर रहा है। और जब वो बोर्ड लगाता है कहीं पर दी ग्रेट चमार, यहीं से समझ लेना वो पूरे समाज का बर्बाद कर रहा है। क्यों बर्बाद कर रहा है? इसलिए बर्बाद कर रहा है कि जहां भी उत्पीड़न होता है, चाहे वो घोड़ी पर बारात निकालने पर हमला हो, चाहे वो मूंछ रखने पर इंदर मेघवाल जो जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो, चाहे घड़ा छू लेने पर इंदर मेघवाल की हत्या हो, तो भाई ये जो हत्याएं हो रही हैं या जो घोड़ी पे बारात निकालने पे हमले हो रहे हैं, ये हमले किस वजह से हो रहे हैं? जाति की वजह से हो रहे हैं ना, या कोई दूसरा कारण है? जाति कारण है ना। तो जब जाति ही उत्पीड़न का कारण है तो फिर जातियों को जिंदा क्यों रखे हो? जातियों को मजबूत क्यों कर रहे हो? जाति पे गर्व करने की बात क्यों कर रहे हो? दी ग्रेट चमार क्यों लिख रहे हो? हम चमार नहीं है। अपना इतिहास पढ़ो तो पता लगेगा हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, लेके म्यांमार से ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। अपना जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना सकती। हम लोग अपने इतिहास को पढ़ते ही नहीं है, कभी भी नहीं पढ़ते। अगर पढ़ ले तो हमें यह पता लग जाएगा कि हमारे पूर्वज किसी जातियों में बटे नहीं थे। हमारे पूर्वज बौद्ध थे, इस देश के राजा थे, हम हुक्मरान थे, हम हुक्मरान बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक संकल्प लेना होगा, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। ये मिशन जय भीम का भी एक नारा है, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। और अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में घर वापसी करो, जहां सबके लिए समता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, न्याय है, प्रज्ञा है, शील है, करुणा है, मैत्री है, सबके लिए प्रेम है, सबके लिए मंगल की भावना है, सबके लिए अच्छे की भावना है, जहां सभी का कल्याण है और जहां सबका कल्याण है। ऐसे रास्ते को चुनने में दिक्कत क्या है? जहां उत्पीड़न है, जलालत है, बेइज्जती है, अपमान है, शोषण है, जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था है और चारों तरफ अन्याय ही अन्याय है, ऐसी सड़ी गली व्यवस्था में आखिर कितने साल और रहोगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो कहा था, मी भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। हम लोग सब कहते हैं बाबा साहब के बच्चे हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, तो भाई फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात को मानने में दिक्कत क्या है? कितना समय और लगाओगे? हमने तो नारा दिया था 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दिलाएंगे। पहला कार्यक्रम द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ अंबेडकर भवन पे 2022 में, आप सबको पता है 2022 में क्या था, 5 अक्टूबर को। और उसके बाद मुझे खुशी है कि केवल भारत ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर 22 प्रतिज्ञाएं लगातार दोहराई जा रही है, लगातार बौद्ध धम्म की दीक्षा के कार्यक्रम हो रहे हैं, केवल भारत में नहीं पूरे दुनिया में हो रहे हैं और इतने बढ़ गए हैं, तब से अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग बौद्ध धम्म की दीक्षा ले चुके हैं और 2025 तक करोड़ों लेंगे। चारों तरफ पूरे देश में जहां भी जाता हूं, चारों तरफ आज बुद्ध के धम्म की चर्चा है, बहुजन महापुरुषों के जीवन संघर्ष की चर्चा है, चारों तरफ ये सारे मुद्दे चर्चा हो रहे हैं जो हम कर रहे हैं। लेकिन अब टुकड़ों में नहीं, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, आपस में मिलजुल के चलना पड़ेगा, जाति खत्म करनी होगी, समाज को जोड़ना होगा और अपने हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। और अगर मेरे जैसे लोग, सुरेंद्र चौधरी जैसे लोग, रोशनलाल जी जैसे लोग, ऐसे लोगों को चुन के भेजते हो और अगर संसद के विधानसभाओं में भेजते हो और हम आपकी आवाज ना उठाएं, तो हमारे जैसे लोगों का घर में से निकलना बंद कर दो। चाहे अपना हो या पराया हो, जो आदमी हमारे विचार के साथ नहीं है वो हमारा नहीं है, लेकिन जो हमारे विचार का है, हमारे लिए लड़ता है, हमारी आवाज बनता है, ऐसे नेताओं को ताकत देने का काम करो। हमें किसी पार्टी से गुरेज नहीं है, किसी नेता से गुरेज नहीं है, लेकिन जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा के खिलाफ है, जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा के खिलाफ है, जो जातिवाद वर्ण व्यवस्था में भरोसा रखता है, जो नफरत फैलाता है, अंधविश्वास पाखंडवाद फैलाता है, ऐसे लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे लोगों से रिश्ता जितना जल्दी खत्म कर लो उतना ही अच्छा है, चाहे वो सगा भाई क्यों ना हो। हमें समझना पड़ेगा कि हमारा कौन है और पराया कौन है। खून के रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता विचार का रिश्ता होता है। तो विचार के रिश्ते को मजबूत करो, खून के रिश्ते को मजबूत कर रहे हो और खून, वही खून माँ बाप की प्रॉपर्टी के बंटवारे पे आपका खून कर दे तो उसका क्या फायदा? वही खून अंधविश्वास पाखंडवाद में पड़ा है, वही खून नौकरी बाबा साहब की वजह से ले रहा है और नौकरी लगने पर जागरण करवा रहा है।
ऐसा ऐसा रिश्ता किसी काम का नहीं है, रिश्ता विचार का है। चाहे वो दूर दराज का आदमी हम जानते नहीं है, लेकिन उसका विचार हमसे मेल खाता है, वैचारिक रूप से वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है, वो हमारा है। बस इन्हीं शब्दों के साथ, इस उम्मीद और आशा के साथ हम लोग मिलके जातियों को तोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे और अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में घर वापसी करने के काम को और तेज करेंगे। उसके बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारे हक अधिकार छीन ले या हमें फिर से गुलाम बना ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद, जिन्होंने मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।